वेलकम टू नीरव नेटवर्क। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो की इनसाइड आउट 2 फिल्म के बारे में। एक ऐसी फिल्म, एक ऐसा मूवी जिसने हमारे सारे इमोशंस को फिर से एक बार नए तरीके से देखने के लिए एक्सप्लोर किया है। तो विदाउट एनी फर्दर चलिए शुरू करते हैं। इनसाइड आउट 2 हमारे ग्रोइंग अप के कॉन्सेप्ट को, जैसे ही हम लोग छोटे होते हैं उससे जब हम बड़े होते जाते हैं तो पूरा एक मेंटल प्रोसेस कैसा रहता है, बहुत सारे चेंजेस आते रहते होते हैं, इमोशन के अंदर पूरा बवंडर आया हुआ होता है। तो वो पूरा जो सैलाब है, वो पूरे इमोशन है, वो कैसे हमारे अंदर जो चेंजेस लाते हैं उसके बारे में पूरी बात की गई है। ये मूवी का दूसरा इंस्टॉलमेंट है जिसके अंदर अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि इसके अंदर जितनी भी इमोशन जो है हमारे अंदर के, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको आप देख नहीं पाते हो, खाली महसूस कर पाते हो, तो ये एनिमेशन स्टूडियो ने पूरी ये फीलिंग्स को, ये इमोशंस को, ये भावनाओं को एक अलग आकार दिया हुआ है। और वो उसके एंगल से पूरा एक स्टोरी टेलिंग है जो काफ़ी हद तक बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये देखने में खूब मज़ा आएगा। ये हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट के अंदर जॉय था, फियर था, सैडनेस था, एंगर था, ऐसे अलग अलग इमोशंस थे, अलग अलग भावनाएं थी। सेकंड पार्ट के अंदर जैसे ही जो बच्ची होती है, जो बड़ी होती है, तो उसके साथ साथ 3-4 इमोशन और ऐड होते हैं, जैसे कि शर्म है, एंजाइटी है, बोर्डम है, एट्सेट्रा। और इन दोनों टीम के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके ऊपर पूरा मूवी है। कहानी की शुरुआत हम राइली से करते हैं। राइली जो मेन कैरेक्टर थी फर्स्ट पार्ट में, वही सेकंड पार्ट में है। एक बढ़ती बच्ची है जो 12-13 साल की हुई होगी और वो अपना जब सिटी चेंज करती है, उनके पापा की जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाती है। फर्स्ट पार्ट में ऐसी स्टोरी थी कि वो पूरा उसका इमोशनल स्टेट कैसे चेंज हो जाता है, जैसे लोग आजू बाजू के बदल जाते हैं। तो उसी तरह सेकंड पार्ट का जो पूरा जो स्टोरी है, वो इस बार उसके फुटबॉल टीम के सिलेक्शन के अराउंड पूरा स्टोरी है, वो घूमता रहता है। और जिसके साथ साथ मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जैसे ही हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। कौन सा इमोशन कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है। कभी भी एंगर इश्यूज हो जाते हैं, कभी भी लोग सैड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझाई गई है। पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो है जो फिल्में खाली बच्चों के लिए नहीं बनाता है। हाँ, ऊपर के लेयर से खाली बच्चे ही एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन नहीं, जैसे ही हम लोग थोड़ा डीप जाते हैं, थोड़ा हम लोग उसके इनर सेंस को फील करते हैं, तो पता चलता है कि ये पूरी की पूरी फिल्म एडल्ट्स को भी उतनी ही, बड़ों को भी उतनी ही इंटरेस्टिंग लगेगी। फिल्म देखते वक्त मुझे मेरा बचपन याद आ गया, मुझे मेरा टीनेज के वो दिन याद आ गए। तब मैं भी काफ़ी स्ट्रगल करता था, मैं अपने नए फ्रेंड्स नहीं बना पाता था, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हम लोग बड़े होते जाते हैं ना, तो एक टाइप का फियर रहता है, डर रहता है कि मैं इससे बात करूं या ना करूं, मैं भोंदू लगूंगा, ये लगूंगा, वो लगूंगा, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं। और उसी के साथ साथ ओवर थिंकिंग डेवलप हो जाती है, और वो ओवर थिंकिंग के बाहर हम लोग निकल ही नहीं पाते हैं। साथ साथ सैडनेस हो जाते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं बात बात पे, एंजाइटी बहुत होती है, एग्ज़ाम का टेंशन, रिलेशनशिप का टेंशन, बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में चलती रहती है। तो मैं काफ़ी रिलेट किया इस मूवी के बारे में, और जब ये मूवी मैं देख रहा था तो इवेंचुअली ये भी हमें इनडायरेक्टली यही मैसेज दे रही थी कि ये वक्त भी बीत जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा और सब कुछ शांत हो जाएगा, और शांति से बैठो, आराम करो। ये फिल्म हमें ये भी बताती है कि इतना सारा वर्क भी नहीं करना, इतना सारा काम भी नहीं करना है कि तुम बहुत ही एंग्शियस हो जाओ, तुम बहुत ही एंजाइटी पर आ जाओ। शांत रहो, आराम से, एकदम ठंडे दिमाग से काम करोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। कितना सुंदर मैसेज है ये। खुशी के जो पल हैं वो हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो ये फिल्म उसके बारे में भी बहुत ही अच्छा मैसेज देती है। हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली ये सोचता रहता है कि अरे यार, पास्ट में मैंने ये गलती ना की होती तो अच्छा होता, पास्ट में मैं शायद ये कर लेता तो वो हो जाता, शायद मैं वो कर लेता तो वो हो जाता। और हाँ, पास्ट की बात के साथ साथ फ्यूचर का भी टेंशन रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। ओवर थिंकिंग का तो मतलब पूरा हम लोग शोरूम खोल लेते हैं, दुकान तो एक तरफ रहा, पूरा शोरूम खोल डालते हैं। लेकिन एक बात तो फिक्स है, असली मज़ा तो प्रेजेंट में ही आएगा, राइट? तो उसके बारे में बहुत अच्छे से बात की गई है। साथ ही साथ ये फिल्म हमें ये भी सिखाती है कि तुम कोई भी चीज़ से सफ़र हो रहे हो, कोई भी तुम्हारे ऊपर दुख पड़ा हुआ है, तो कभी भी अकेले मत रहना, हमेशा अपने फ्रेंड्स के आजू बाजू रहना जो तुम्हें
अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन देंगे, तुम कभी अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। एंड गॉड इज ऑलवेज विथ अस। अगर बात की जाए राइटर्स पर्सपेक्टिव की, जो मैं हर एक वीडियोस में देता हूँ, तो फिल्म का जो पूरा मेटाफर है कि जिसके अंदर वो बात करते हैं कि वी ऑल आर इमोशन ड्रिवन एनिमल। तो जो भी इमोशन हमारे अंदर है वो उसमें से कोई एक इमोशन हमारा ओवर पावर कर देगा तो हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी वैसी बन जाएगी। तो इन अ वे लास्ट में ये फिल्म एक ऐसा खूबसूरत मैसेज देती है कि हर एक इमोशन हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सैडनेस को दबाते रहें और लास्ट में वो स्प्रिंग के जैसे उछलेगी। तो ये मैसेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कहानी को हम एनालिसिस करें तो ये जो पूरा मैसेज देना है ना, और वो भी फीलिंग्स के पर्सपेक्टिव से, फीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी डिफिकल्ट राइटिंग रहा होगा। जो प्रोसेस रहा होगा लिखने का, सोचने का, वो प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। एग्जीक्यूशन है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। एंड उसके साथ साथ अगर हम एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन भी काफ़ी बढ़िया है। 3D एनिमेशन का उन लोगों ने यूज़ किया हुआ है। बात करते हैं पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो के बारे में। ये एक ऐसा स्टूडियो है जिसने एनिमेशन स्टूडियो के सारे दरवाजे खोल के रख दिए थे, क्योंकि 1994 के आजू बाजू टॉय स्टोरी 1 फिल्म इन लोगों ने रिलीज़ किया था और वो पूरा का पूरा फुल फ्लेज फिल्म एनिमेशन और 3D वे में पूरा रिप्रेजेंट किया था। क्योंकि उस वक्त जितने भी मूवीज़ आते थे वो या तो 2D में आते थे या पूरे ही ह्यूमन बीइंग में जो लोग एक्टर्स वगैरह शूट करते वो वाले फॉर्मेट में आते थे। तो उसके सामने ये इन लोगों ने ये जो टॉय स्टोरी 1 जो रिलीज़ किया था वो मतलब बैंग ऑन मूवी था, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। और दूसरा पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो की ये एक खासियत है कि वो कोई भी विजुअली वो मूवी स्टनिंग होता है, एकदम देखने में मज़ा आती है और साथ साथ इमोशनली भी लोगों को कनेक्ट कर देती है। और हाँ, इन लोगों का टारगेट ऑडियंस खाली बच्चे ही नहीं होते हैं। एज अ पेरेंट अगर हम लोग बच्चों के साथ साथ ये फिल्म देखेंगे तो हम भी एंजॉय करेंगे। दूसरे टाइटल की अगर बात करें तो फाइंडिंग नीमो करके इन लोगों का मूवी था, जो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी हिट गया था, बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म देखी होगी। एक और मुझे ये एनिमेशन की स्पेशलिटी बहुत अच्छी लगती है कि ये लोग जो पूरा बैकग्राउंड बनाते हैं ना वो इतना रियलिस्टिक, रियल लाइफ जैसा लगता है और उसके अंदर ये लोग अपने छोटे छोटे कार्टून कैरेक्टर्स जो होते हैं 3D वाले वो एकदम मस्त तरीके से रख देते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कैसे इन लोगों ने पूरा वास्तविक दुनिया और एनिमेशन की दुनिया को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। जब इनक्रेडिबल 1 रिलीज हुई थी तो ये फिल्म ने भी काफ़ी तहलका मचाया था, क्योंकि जनरली क्या होता था, ये सारी मूवीज़ मार्वल के एरा के पहले आ चुकी थी। तो उस टाइम में ऐसा होता था कि जो भी एनिमेशन फिल्म में, खास करके सुपर हीरो फिल्म बनती थी, उसमें फैमिली का डायनेमिक्स दिखाते ही नहीं थे। वो हीरो होता है, वो विलन से लड़ता है, दुनिया को बचा लेता है, दैट्स इट। उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, वो कौन कौन से ट्रॉमा से गुजरता है, वो कुछ नहीं दिखाते थे। तो इनक्रेडिबल 1 के अंदर वो पूरा फैमिली एंगल से पूरी फिल्म को इन लोगों ने दिखाया। साथ ही साथ इन लोगों ने मोशन डायनेमिक्स का बहुत ज़बरदस्त उपयोग किया था कि ताकि हम जो एक्शन सीक्वेंस जो देख रहे हैं वो हमें कार्टूनिस्ट ना लगे और रियलिस्टिक लगे। और कहीं कहीं शॉट के अंदर तो नहीं, लेकिन पूरे फिल्म के अंदर मुझे एक कॉमिक बुक टच लगा कि उनका जो एनिमेशन का जो स्टाइल था वो काफ़ी कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड था। तो ये इस स्टूडियो की खासियत है, जो बहुत सारे क्रिएटिव माइंड साथ में जमा होकर एक फिल्म बनाते हैं। मुझे एनिमेशन फिल्म ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि उनका मैसेज बहुत ही फिलोसॉफिकल होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और साथ साथ कितने सारे क्रिएटिव लोग एक साथ मिलके एक विचार के ऊपर, एक आइडिया के ऊपर पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते होंगे और जाके कोई एक चीज़ है वो फाइनलाइज होती होगी और उसका रिजल्ट कितना मस्त आता है। तो इसलिए मुझे एनिमेशन फिल्म बहुत अच्छी लगती है। इस सीरीज़ में हम आगे भी बहुत सारे एनिमेशन फिल्म्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो बस ये था राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो एंड इनसाइड आउट। और अब अगर यहाँ तक आप लोग पहुँच ही गए हैं तो मेहरबानी करके लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नीरव नेटवर्क ऑलमोस्ट 110 सब्सक्राइबर तक तो पहुँच चुका है। अभी नेक्स्ट एम है हमारा 500 सब्सक्राइबर तक। तो बस साथ बनाए रखिएगा। तब तक मिलते हैं, बाय।